हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं पिछली वीडियो में इसके पार्ट 1 को स्टार्ट किया। न्याय के पार्ट 1 मैंने पिछले वीडियो में बताया था, न्याय को मैंने स्टार्ट किया था। अब मैं न्याय के पार्ट 2 मतलब ये न्याय का दूसरा क्लास है, जस्टिस का। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आप कहीं यूपी का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, बिहार पीजीटी दे रहे हो, पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट देना चाह रहे हो इस जून में, या हायर का प्रिपरेशन कर रहे हो, या DSSS पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन कि DSSS टीजीटी में भी ये टॉपिक है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने यहाँ तक करा चुकी हूँ। अगर आप वो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले पिछली वीडियो देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। ओके, ठीक है। तो लॉजिक, तो न्याय को क्या बताते वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं F.A. हैक न्याय के बारे में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले तो F.A. हैक की जो बुक है, लॉ, लेजिस्लेशंस एंड लिबर्टी 1973, तो ये बुक जो है उनकी 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई है। तो तीनों वॉल्यूम में अलग अलग कहा गया है। देखो इनकी बुक ये है। तो पहले वॉल्यूम में रूल्स एंड ऑर्डर। अब हायर में ये भी पूछ सकता है कि इनकी जो ये बुक है, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, उसमें फर्स्ट वॉल्यूम में क्या बोला गया है, रूल्स एंड ऑर्डर। सेकंड में बोला जाए द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। थर्ड में बोला गया द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ अ फ्री पीपल 1979। ठीक है। हेग के अनुसार समूचे समाज को न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना अतार्किक होगा। उनके अनुसार अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है। उनके अनुसार न्याय अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है, क्योंकि अन्याय का अर्थ किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना है, जबकि जो व्यक्ति समाज में वंचित है वह दुर्भाग्यशाली है। हेग के अनुसार सामाजिक न्याय मृग मारीचिका है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखिए। मृग क्या बोलते हैं? सामाजिक न्याय को मृग मारीचिका कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं हेग। हेग ने राज्य द्वारा व्यक्तियों को न्यूनतम वस्तुएं प्रदान करने का समर्थन किया है, लेकिन वह न्याय के नाम पर नहीं होना चाहिए। हेग के अनुसार बाजार की प्रक्रिया और परिणामों को नैतिक रूप में विश्लेषित करना सामान्यतः अवैधानिक है। हेग के अनुसार सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द नहीं है। वो सामाजिक न्याय की बात को नकारते हैं। जो स्वतंत्र विनिमय, फ्री एक्सचेंज है, वही स्वच्छ विनिमय, फेयर एक्सचेंज है। इसीलिए हेग जैसे विचारकों ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता पर सवाल उठाया। ये कल्याणकारी राज्य को सही नहीं मानते हैं और यह भी कहा है कि कल्याणकारी राज्य का मार्ग दासता की ओर जाता है। वितरणात्मक न्याय के अनुसार वस्तुओं के वितरण के निम्नलिखित मानदंड होते हैं। ठीक है। तो ये जो हैक है वो कल्याणकारी राज्य को नहीं मानते हैं, वो इस राज्य को दासता, जैसे जो सरकार है गरीबों को अनाज ये सब, तो ये इस तरह के कल्याणकारी राज्य के पक्षधर नहीं है। ये बोलते हैं इससे दासता आती है। अर्हता के आधार पर वितरण। अर्हता के आधार पर वितरण क्या है? तो यह मानदंड परंपरावादियों द्वारा स्वीकृत है। तो ये जो अर्हता
का मानदंड है, ये परंपरावादियों द्वारा स्वीकृत किया जाता है। परंपरावादियों के अनुसार न्यायपूर्ण वितरण का आधार या मानदंड अर्हता होनी चाहिए। तो न्यायपूर्ण वितरण का आधार होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे प्रक्रियात्मक न्याय। तो प्रक्रियात्मक न्याय क्या है? तो प्रक्रियात्मक न्याय मूलतः औपचारिक या वैधानिक न्याय है। जो औपचारिक और वैधानिक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं। जो समकालीन उदारवाद है वो प्रक्रियात्मक विचार में विश्वास करते हैं। अतः इस न्याय में सेवा, पदों, वस्तुओं का वितरण का आधार और वस्तुओं के वितरण का आधार अधिकार माना जाता है। प्रक्रियात्मक न्याय को क्षमता पर बल देता है। प्रक्रियात्मक न्याय किस पे बल देता है? तो प्रक्रियात्मक न्याय क्षमता पे बल देता है, आवश्यकता पर नहीं। ये क्षमता पे बल देता है, आवश्यकता पे नहीं। अतः प्रक्रियात्मक न्याय में बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण माना जाता है। इस न्याय की अवधारणा में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, परिणामों पर नहीं। लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि है कि उन्होंने न्याय की कल्पना एक अनुवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, एक सामाजिक प्राणी के लिए। तो एक सामाजिक प्राणी ना होकर एक अनुवादी प्राणी के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है, एक सामाजिक प्राणियों के संदर्भ में नहीं किया गया है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति विषम होती है, इसलिए एक असमानता मूलक समाज में न्याय का प्रक्रियावादी स्वरूप असंगत है। क्योंकि समाज में तो सब एक जैसे लोग हैं नहीं, समाज में तो असमानता विद्यमान है, तो उसमें इस तरह की प्रक्रियात्मक न्याय असंगत सिद्ध हो जाती है। अब हम प्रक्रियात्मक न्याय के बाद हम पढ़ेंगे तात्विक न्याय। ठीक है, आप लिखो तात्विक न्याय। ठीक है, तो तात्विक न्याय का अभिप्राय सामाजिक आर्थिक न्याय से है। तात्विक न्याय का क्या है? सामाजिक और आर्थिक। तात्विक न्याय में व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। मूलभूत आवश्यकता जो हम पहले भी पढ़े ना, जो मार्क्स जब हम पढ़े थे तो उसमें हम पढ़े थे। ठीक है, तो अब तात्विक न्याय में क्या बोलते हैं? तात्विक न्याय में है कि मूलभूत आवश्यकता। अतः तात्विक न्याय की संकल्पना अवसर की समानता पर आधारित है। ये अवसर की समानता, तात्विक न्याय अवसर की समानता पे है। और लेकिन तात्विक न्याय क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी विचारकों से माना जाता है। लेकिन तात्विक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी विचारकों माना जाता है। देखो, ये तात्विक है मार्क्सवादी से और ये आपका प्रक्रियात्मक है उदारवादी से। लेकिन तात्विक, ठीक है, लेकिन तात्विक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी विचारकों से माना जाता है। उनके अनुसार न्याय का अभिप्राय पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन है। तो जो तात्विक न्याय है वो पूंजीवाद को पूर्ण उन्मूलन और विनाश है। अतः यह एक ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण हो। अतः मार्क्सवादी अवसर की समानता की बजाय सभी के लिए समान परिस्थिति, जैसे उदारवादी अवसर की समानता की बात करते हैं और ये बोलते हैं मार्क्सवादी सभी के लिए समान परिस्थिति का समर्थन। मार्क्सवादी के अनुसार कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन इस मान्यता में भी त्रुटि है, क्योंकि मार्क्सवादी व्यवस्था में जिस प्रकार एक दल का प्रभुत्व या आधिपत्य स्थापित हो गया है, उसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया है। सर्वहारा वर्ग के शासन के बजाय सर्वहारा वर्ग पर शासन स्थापित हो गया है। प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन मुख्यतः शास्त्रीय उदारवादी, न उदारवादी विचारक है। अब ये लिखो, जो प्रक्रियात्मक न्याय है, अभी हम ये तात्विक प्रक्रियात्मक न्याय ऊपर हमने पढ़ा था, वो तो देखा था, उसमें शास्त्रीय उदारवादी और उदारवादी उसके समर्थक है, और
इस पार्ट को आप ऊपर ही लिख लेना, ठीक है। आपने लिखे ना, या उदारवादी इसके समर्थक है और तात्विक के मार्क्सवादी, बस इतना ही आप लिख लो। बाकी वीडियो को आप सुन लो, सुन के आप समझ पाओगे, क्योंकि नोट्स में सब नहीं लिखना, क्योंकि जितना ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं बनाना। सॉरी। कल्याणकारी न्याय को मानने वाले लोग तात्विक प्रक्रियात्मक न्याय के सम्मिश्रण के समर्थक होते हैं। रॉल्स, ड्वार्किन, एलिजाबेथ एडरसन जैसे विचारक इसके समर्थक हैं। अब है प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय हमने दो पढ़ा, तात्विक और प्रक्रियात्मक। अब हम प्राकृतिक न्याय पढ़ते हैं। प्राकृतिक न्याय से आशय है उन नियमों और मान्यताओं से जो मानव मात्र के लिए उपयोगी है। यह संभव है कि उनका वर्णन संविधान या विधि में न हो। देखो प्राकृतिक न्याय में क्या है, तो प्राकृतिक न्याय से आशय उन नियमों और मान्यताओं से है जो मानव मात्र के लिए उपयोगी हैं। यह संभव है कि यह संविधान में इसका संविधान या विधि में ना हो। प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत अंतर्निहित अर्थ क्या है? प्राकृतिक न्याय के अंतर्निहित अर्थ क्या है? पहला है, किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जा सकता। दंड देने वाली संस्था आधिकारिक एवं वैधानिक होनी चाहिए। तीसरा है, दंड तार्किक और उचित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इतना ही आपको कराती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं रॉल्स के न्याय को कराऊंगी। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ओके, बाय बाय।